जीवों में विविधता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही ले लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार एक समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। क्रियाकलाप 7.1 हमने अपने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम दो लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। जब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें, हम एक ओर जहां सूक्ष्मदर्शी से देख जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नील व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हमारे हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिन का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों तथा विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसीलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विविधता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारुओं में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। वर्गीकरण का आधार। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किस विशिष्ट लक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उन लक्षण और व्यवहार होता है, या कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में
5 उंगलियां होती हैं जो एक लक्षण है। उसी प्रकार दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग लाए गए पत्थर विभिन्न आकार के होते हैं। यहाँ विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीव के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकारियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्ट कृत हो सकते हैं। इसीलिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। पौधों का शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है?
हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके भीतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसीलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हिटेकर एवं कार्ल बोर्स नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत अर्थात किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, फाइलम जंतु या डिवीजन पादप, वर्ग क्लास, ऑर्डर फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का अस्थायी समूह अस्तित्व में आया। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। मोनेरा, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर में बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के ना होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं।
पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा परपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को चित्र 7.1 में दिखाया गया है। बैक्टीरिया स्थिर बीजाणु तथा एनाबीना के दो स्थिर बीजाणु तथा इसका भाग है हेट्रोसिस्ट। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिका शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 देखें। पैरामीशियम, अमीबा तथा यूग्लिना। फंजाई, ये विषमपोषी यूकैरियोटी जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ ईस्ट, मशरूम। उदाहरण के लिए चित्र 7.3 देखें। फंजाई एस्परजिलस, पेंसिलियम तथा एगरिकस। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। प्लांटी, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में करेंगे। जीवधारी दो भाग, प्रोकैरियोटी, यूकैरियोटी। यूकैरियोटी के दो भाग, एक कोशिका और बहुकोशिका। प्रोटिस्टा के भाग हैं बहुकोशिक, कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले फंजाई होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम प्लांटी, जबकि कोशिका भित्ति सहित होते हैं एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। प्लांटी, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। थैलोफ्राइटा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा तथा कारा। थैलोफाइटा, शैवाल। ब्रायोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है।
इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मॉस अर्थात फ्यूनेरिया मार्केंसिया, टेरिडोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु अर्थात स्पोर कहते हैं। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फैनेरोगैम कहलाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट, मार्सिलिया, फर्न। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है: जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे और एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म यह शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है, जिनमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरणार्थ पाइनस तथा साइकस। कुछ नग्न बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म, पाइनस, साइकस। एंजियोस्पर्म ये दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं, एंजियो तथा स्पर्मा से। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है: एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को दो बीजपत्री कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख 7-11 में दिखाया गया है। एक बीजपत्री पैफियोपेडिलम, द्विबीजपत्री अर्थात साइपोमिया। पादप शरीर बिना विभेदन के विभेदित पादप शरीर थैलोफाइटा, और इसका वर्गीकरण है बिना संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक, विथ वैस्कुलर टिश्यू, विदाउट वैस्कुलर टिश्यू। विदाउट वैस्कुलर टिश्यू को दो भागों, पहला भाग है ब्रायोफाइटा, इसका वर्गीकरण किया गया है बीज रहित, जो टेरिडोफाइटा है। दूसरा संवहनी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात विद वैस्कुलर टिश्यू को दो भाग हैं, एक बीज रहित, दूसरा बीज उत्पादित करने वाले टेरिडोफाइटा। इनमें इनका दो विभाजन है: नग्न बीजी फलों में बंद बीज वाले जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का दो विभाजन है: दो बीज पत्र वाले बीज द्विबीजी पत्र, एक बीज पत्र वाले बीज एक बीजी पत्री, अर्थात डाइकॉट्स तथा मोनोकॉट्स। क्रियाकलाप 7.2 भिगोए हुए चने, गेहूँ, मक्का, मटर अथवा इमली के बीज लीजिए।
भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को दो भाग में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं? जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजी, और जो नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देती वे एक बीजी पत्र कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार? क्या पत्तियों में समानांतर अथवा जालिकावत सिरा विन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? एनिमेलिया। इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु जलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि। कुछ उदाहरण चित्र 7-12 में दर्शाए गए हैं। यूप्लेक्टेला, साइकॉन तथा स्पॉन्जिला। पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं जिनका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शारीरिक कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं जैसे हाइड्रा। उदाहरणार्थ हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। सेलेंट्रेटा, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन। प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक अर्थात ट्राइप्लोप्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीव हैं। उदाहरण के लिए चित्र 7-14 देखें। प्लेनेरिया। आँख, साखित जठर, संवहन गुहा, फ्लैरिक्स मुख, लीवर फ्लूक तथा टेप वर्म। निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोणिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये जंतु दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि। कुछ उदाहरण चित्र 7-15 में दिखाए गए हैं।
एस्केरिस वुचेरिएरिया। कुछ निमिटोडा। नेमिटोड। एनीलिडा। एनीलिड जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनीलिड लवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। कुछ एनीलिड जंतु। नेरिस, केचुआ, जोंक। आर्थ्रोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व सममित पाए जाते हैं और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा इत्यादि। कुछ आर्थ्रोपोड जंतु। झींगा, पैलेनियम बिच्छू अर्थात एरेनिया मकड़ी, तिलचट्टा अर्थात प्रेलिनेटा, तितली, सतपाद अर्थात स्कोलोपेंड्रा, मस्का अर्थात घरेलू मच्छी। मोलस्का। इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवक पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणार्थ घोंघा, सीप इत्यादि। काइटोन, ऑक्टोपस, घोंघा, यूर्नियो। इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, हेजहॉक तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी जंतु होते हैं, समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। प्रोटोकार्डेटा। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक एवं देह गुहा युक्त द्विपार्श्व सममित अर्थात बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स। बाइलैटरली सिमेट्रिकल। त्रिकोरिक अर्थात ट्राइप्लोप्लास्टिक। देह गुहा अर्थात कोइलम।
इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके शरीर के कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप में उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे चलन में आसानी हो। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रहता है। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरणार्थ बैलेनाग लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि। एक प्रोटोकार्डेट वर्टिब्रेटा। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। मेरुदंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम, तथा अंतःकंकाल इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली, देह गुहा। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मत्स्य अर्थात पीसेज। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क अर्थात स्केल्स प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असंपाती होती हैं तथा इनका शरीर द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। उदाहरण के लिए चित्र 7:21A तथा 21B देखें। कुछ मत्स्य हैं मैंडारिन फिश, लॉयन फिश, एंगलर फिश, टारपीडो, दंश रे तथा डॉग फिश। लेबिया रोहिता, नर हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबॉस। जल स्थल चर अर्थात एम्फीबिया। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। सैलामेंडर, टोड, साधारण मेढक, वृक्ष मेढक। सरीसृप अर्थात रिप्टाइलिया। ये असमतापी जंतु हैं। These animals are cold-blooded.
इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। सल्क अर्थात स्केल्स। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थल चर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरणार्थ कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। टर्टल, कैमिलियन, किंग कोबरा, उड़न छिपकली तथा घरेलू छिपकली कुछ सरीसृप। पक्षी अर्थात एप्स। ये असमतापी प्राणी हैं अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के सभी पक्षियों को रखा गया है। सफ़ेद स्टोर्क, ऑस्ट्रिच, नर गुच्छेदार बत्तख, कबूतर, गौरैया, कौवा। स्तनपायी अर्थात मैमेलिया। ये समतापी प्राणी हैं अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद तथा तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ उदाहरण 7:25 में दिखाए गए हैं। कुछ स्तनपायी बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, व्हेल। नाम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण नाम की क्या आवश्यकता है? केरिलस नीलियस अर्थात कॉर्नवान नीले का जन्म स्वीडन में हुआ। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टीमा सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इसी प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। केरुलस लीनियस। केरुलस लीनियस। क्रियाकलाप 7:3। निम्नलिखित जंतुओं और पौधे के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करने के लिए किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले केरुलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों के एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए।
प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। प्राणी कोशिकीय स्तर की संरचना, ऊतक स्तर की संरचना, पोरीफेरा और इसमें है बाह्य त्वचा, इस प्रकार पूरा है। क्रियाकलाप 7.4 किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है? आपने क्या सीखा? वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला, कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। दूसरा, जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। तीसरा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक अर्थात फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में रखा गया है: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है: पोरीफेरा, सिलेंटारेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा तथा कार्डेटा। द्विपद्धति नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर।